आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो को लेकर, जिसका नाम है शख्सियत दिल से। यहाँ बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। अक्सर हर विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कि उसे कई राहें दिखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मेरे लिए सही राह कौन सी होगी। और ऐसे में अगर उसे सही दिशा, सही मार्गदर्शन देने वाले मिल जाए तो सोने पर सुहागा और उसका भविष्य अच्छा बनना, स्वर्णिम होना तय है। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों बच्चों के जीवन में एक नया सवेरा लाया है। अच्छा मार्गदर्शन कर कर बच्चे की योग्यता के आधार पर उन्हें सही करियर मार्गदर्शन दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वरिष्ठ अर्थशास्त्री और ख्यात करियर विशेषज्ञ डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी की। डॉक्टर भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास शो में। डॉक्टर भंडारी हजारों लाखों बच्चों का करियर मार्गदर्शन कर चुके हैं। इनका देश के ख्यात पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेख इनके प्रकाशित होते हैं। करियर मार्गदर्शन को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था पर ये अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिन्हें करोड़ों पाठक पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे डॉक्टर भंडारी जी से कि ये हजारों बच्चों का करियर मार्गदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये करने के लिए इन्हें कहां से मार्गदर्शन मिला, इन्हें कहां से ये प्रेरणा मिली और कौन सी इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि ये युवाओं के प्रति ये इतने संवेदनशील हो गए, युवाओं के भविष्य के प्रति। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप हजारों युवाओं को करियर मार्गदर्शन कर चुके हैं और अभी भी ये कार्य जारी है, तो आपके जीवन में ये कैसे हुआ कि करियर मार्गदर्शन का आपने ये क्षेत्र चुना? वास्तव में ये परिवार के संस्कार हैं। पिताजी पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित थे और उन्होंने चांदवाड़ जैन गुरुकुल की स्थापना से लेके उसको पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पिताजी की ये इच्छा थी कि इस तरह का कैरियर बनाया जाए कि हम भी आगे बढ़ें, हमारा भी संतोष हो और युवाओं का, विद्यार्थियों को भी हम आगे बढ़ा सकें, उनको सही राह दे सकें। ये एक उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी और इसी इच्छा के मद्देनज़र एक ऐसा मौका आया जिसे हम बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। आपने कहा कि कौन सा टर्निंग पॉइंट था? 1976 में जब मेरा एमकॉम हो गया तो 1976 में मैंने 2 पीएससी दी, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं। एक परीक्षा थी राज्य सेवा परीक्षा, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, और दूसरी परीक्षा थी मध्य प्रदेश में व्याख्याता प्राध्यापक बनने की। संयोग से दोनों परीक्षाओं में चयन हो गया एक साथ। 1976 में 2 चयन एक साथ, एमपीपीएससी से कॉलेज में प्राध्यापक बनने के लिए और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो उस समय ये संस्कार काम आए। पिताजी की एक बहुत इच्छा थे कि हम शिक्षा में जाएं और वो उसमें एक जो नई पीढ़ी है, विद्यार्थी, उनको सही मार्गदर्शन दें। तो बड़ा महत्वपूर्ण मौका था, बड़ा ऐसा मौका था कि निर्णय नहीं लिया जा सकता था। 100 यदि लोगों से हम बात करते थे तो 100 में से 99 लोग कहते नहीं, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। लेकिन उस समय निर्णय ये लिया कि मुझे प्राध्यापक बनना जी, एक ये बहुत बड़ी बात है कि हर विद्यार्थी की और खास तौर पर युवा अवस्था में हर किसी की इच्छा होती है कि वो आईएएस बने और प्रशासनिक सेवा में जाए, क्योंकि उससे बेहतर करियर इस समय और किसी को कोई नजर नहीं आता। और उस दौर में, जिस समय भंडारी जी विद्यार्थी हुआ करते थे, उस दौर में पीएससी, यूपीएससी क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इतनी स्वर्णिम जॉब छोड़कर आपने ये वाला विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन और प्राध्यापक वाला क्षेत्र चुना, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में एक ऐसा बड़ा मोड़ था कि क्या प्रशासक बना जाए या प्राध्यापक बना जाए, और उसमें निर्णय ये ले लिया कि प्राध्यापक बन के हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा जीवन का एक अच्छा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। और फिर जब प्राध्यापक बन गए, कॉलेज में
इंदौर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से मैंने शुरुआत की 1976 के अंदर। तो वहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, वो ये कि कॉलेज में पढ़ाना भी है और पढ़ाने के अलावा मार्गदर्शन भी करना है। तो कक्षा में भी पढ़ाने के बाद में 5 मिनट लगातार हर कक्षा में मार्गदर्शन, और उसके बाद कॉलेज में रुकते हुए एक बड़ी शुरुआत की और कैरियर गाइडेंस शुरू कर दिया कॉलेज में। मध्य प्रदेश का पहला कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ 1976 में बना लिया गया शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में, और तब से स्टूडेंट आने लगे। और उस समय जो कॉलेज में स्टूडेंट थे वो पीएचसी देते, और मुझे याद आता है राजकुमारी खन्ना उस समय कॉलेज की स्टूडेंट थी, और वो पहली डिप्टी कलेक्टर बनी जो सीनियर आईएएस तक पहुंची, कमिश्नर तक पहुंची वो। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ गाइडेंस लेते थे, किसी कोचिंग क्लास में नहीं गए, वहीं गाइडेंस लिया। आईएएस, आईपीएस और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, हर तरह के स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते गए। पर ये कह सकते हैं कि आपने अगर प्रशासनिक नौकरी ठुकराई, लेकिन आपके माध्यम से, आपके करियर मार्गदर्शन के माध्यम से कई आईएएस, आईपीएस वहाँ से निकले। पूरे देश भर में वो हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक उनका भी मिशन है कि हम अच्छा करें, तो काम भी अच्छा कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा संतोष का काम दिखाई देता है। कभी जिंदगी में ऐसा कोई आपको मलाल तो नहीं रहा कि मैंने वो क्षेत्र, वो नौकरी क्यों ठुकराई? ऐसा कभी भी नहीं रहा, और ज़्यादा संतोष रहा, क्योंकि यदि मैं बनता तो एक आईएएस तक जा सकता था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं, और मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन लेखों के माध्यम से कैरियर कॉलम पूरे देश भर के अखबारों के अंदर आर्थिक विषयों में भी होते हैं और कैरियर पे भी होते हैं। और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश सरकार का एक अखबार है रोजगार और निर्माण, हर गांव में जाता है, और उसमें मेरा कॉलम है कैरियर की राहें। हर सप्ताह एक नया कैरियर होते हैं, और उसको पढ़ के भी स्टूडेंट्स हजारों लाखों की संख्या में कैरियर बनाते हैं, और वहाँ के संपादक को पत्र आते हैं कि इस कॉलम से हमको कितना फ़ायदा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा संतोष का कारण होता है। जी, आज के दौर में कई सारी नई राहें खुल गई है। एक दौर था जिस समय इंजीनियरिंग, एमबीए और यूपीएससी, एमपीएससी, ये एक दौर चला था, लेकिन अब टेक्निकल दौर है और बहुत सारे नए नए करियर निकल चुके हैं, नए नए करियर सामने आ रहे हैं। तो कैसे आप खुद को इतना अपडेट रख पाते हैं कि आप युवाओं को मार्गदर्शित कर सकें? वास्तव में एक बहुत बड़ा पूरा मिशन है ये, क्योंकि आपको हर सप्ताह नया लिखना है, आपको हर स्टूडेंट के वो प्रश्नों के उत्तर देना है जिनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी तो कोविड-19 के बाद तो बहुत स्थितियां बदल गई है। ये तो डिजिटल इकोनॉमी का दौर हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर हो गया। तो ये सारे अध्ययन संदर्भ देखना पड़ते हैं। ये बुक्स के माध्यम से भी होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी होते हैं, और सारी नई जानकारियाँ जो ऑथेंटिक होती हैं उनको लेने के बाद में फिर आलेख बनते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और फिर कैरियर मार्गदर्शन के प्रोग्राम भी होते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि सही राह बताना और सही तथ्यों के साथ स्टूडेंट को आगे बढ़ाना, इसके लिए बहुत सारे प्रयास करना होता है। जी, वर्तमान दौर में आपको क्या लगता है युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान किस क्षेत्र में है? अभी कोविड-19 के बीच में पूरे देश की इकोनॉमी बदल गई, पूरे देश का कैरियर सिनेरियो बदल गया। इट इज़ अ टाइम ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। अब जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, और ऐसे जॉब्स आएंगे डिजिटल इकोनॉमी के जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने, और वो बहुत बड़ी संख्या में होंगे। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके स्टूडेंट डिजिटल इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कैरियर लेते हुए दिखाई देंगे। तो ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके माध्यम से भी नई पीढ़ी को नए दौर के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जी सर, शिक्षा का क्षेत्र और अर्थशास्त्र और करियर मार्गदर्शन, मतलब कहीं से दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। एक है कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना कि क्या हो रहा है, और दूसरा है कि बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करना। तो कैसे आप दोनों का तालमेल बनाकर चल पाते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बेसिकली आई एम प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स का प्रोफेसर होने के कारण कॉमर्स में इकोनॉमिक्स जो होता है, तो मैंने शुरुआत से ही कॉलेज में इकोनॉमिक्स को पहली प्रायोरिटी का सब्जेक्ट बनाया। तो इकोनॉमिक्स जब पढ़ाने गए
तो उसके साथ साथ सारे संदर्भ जुड़ते गए। और मैंने कॉलेज में आने के बाद 76 के बाद लगातार लिखना शुरू करा। एक तरफ कैरियर के लेख, क्योंकि कैरियर एक रुचि थी, और कैरियर रुचि होने के कारण ही कैरियर मार्गदर्शन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की योजना बनाई मैंने, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना। इसका उद्देश्य है हर गांव तक और ख़ासतौर से इंटीरियर तक जो स्टूडेंट है जिनको जानकारी नहीं जाती है तो वो जाए। तो एक कदम में चला इकोनॉमिक्स के लिए, कॉलेज में पढ़ाया, और जो संदर्भ थे उनको अखबारों के माध्यम से आम आदमी सरलता से इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ ले और कैसे सीख ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेख लिखना भी कठिन है और उसको पाठकों तक सरलता से पहुंचाना भी कठिन है ताकि वो पढ़ें। तो एक कदम वो, और दूसरा कदम कैरियर का, कि कैरियर मार्गदर्शन मिले और नई पीढ़ी मुस्कुराती रहे। तो इस तरह से एक कदम ताल जो शुरू हुई, अर्थशास्त्र और कैरियर, और दोनों में आगे बढ़ते गए। और सरल भाषा में जो इकोनॉमिक्स आर्टिकल है, आज देश के जितने लीडिंग न्यूज़पेपर है, जितने लीडिंग न्यूज़पेपर, चाहे भास्कर है, चाहे जागरण है, चाहे नवभारत टाइम्स, सारे गिन लीजिए आप, अमर उजाला, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, लोकमत, इन सारे अखबारों के अंदर मेरे लेख होते हैं और रेगुलर लेख होते हैं और करोड़ों पाठक होते हैं, और उनका जो रिस्पांस होता है उससे भी बहुत बड़ा संतोष मिलता है। जी सर, आप अब तक हज़ारों बच्चों को करियर मार्गदर्शन कर चुके हैं, उनके सवालों का जवाब दे चुके हैं। इसके लिए आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये सब मतलब कितना आपको आत्मसंतोष देता है? वास्तव में रिकॉग्निशन होना भी एक संतोष का काम होता है। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब ये लिखा गया कि देश में सर्वाधिक कैरियर मार्गदर्शन दिया गया, तो एक बड़ा संतोष मिला। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया कि पूरी दुनिया में कैरियर मार्गदर्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास हुए, सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए, तो भी एक बहुत बड़ा संतोष हुआ। जी सर, क्या ये बात सही है कि आपने बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आपने अपनी प्राध्यापक की जो जॉब थी उससे सेवानिवृत्ति ले ली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति? एक बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है। मैंने शुरू से एक लक्ष्य रखा कि स्टूडेंट का कैरियर मार्गदर्शन हो और आर्थिक विषयों पे लेखन हो। तो एक शुरुआत से एक लक्ष्य रखा। मैंने 2 साल में पीएचडी कर ली। कॉलेज में आया और देखते देखते 2 साल में पीएचडी हो गई। पीएचडी होने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, डीलिट है ना, पूरे देश में कॉमर्स में बहुत गिने चुने डीलिट हैं, अभी डीलिट ले ली। इसके बाद में जो रिसर्च करना शुरू की, मेरे अंडर जितनी पीएचडी हो गई है, 14 पीएचडी हो गई है अभी तक, और रिसर्च के पेपर हजारों की संख्या में पब्लिश हुए। तो उससे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी ने मेरे को करियर अवार्ड, प्रोफेसरों का, जो रिसर्च के प्रोफेसर रहे उनके लिए सर्वोच्च अवार्ड है, वो दिया। तो एक तरफ तो ये चला, दूसरी तरफ कैरियर गाइडेंस का काम चला। हजारों स्टूडेंट, और विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना से लाखों स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े संतोष का कारण है। और जब मेरे को लगा, मध्य प्रदेश सरकार की विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना बना दी, 5 साल में इसका डायरेक्टर रहा। 2008 में मेरे को लगा कि अब और हम बड़ा अभियान कर सकते हैं पूरे देश भर के अंदर। तो एक इस अभियान का पार्ट ये रहा कि 2002 में पूरे देश की और पूरी दुनिया की हिंदी की पहली कैरियर वेबसाइट careerdiksha.com प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने उसको रिलीज़ की दिल्ली के पीएम हाउस में। वो बहुत खुश हुए कि आप स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। एक बात और, स्टूडेंट को, गांव के स्टूडेंट, दूर दराज के स्टूडेंट, वहां तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतियोगिता निर्देशिका शुरू की, बिना विज्ञापन की। देश में ऐसे बहुत कम मैगजीन होती है जो बिना विज्ञापन के चलते हैं। 84 से शुरू हुई, और उस मैगजीन का, प्रतियोगिता निर्देशिका का, राष्ट्रपति जी ने विमोचन किया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने जी, और वो अभी भी मैगजीन जारी है। पिछले 1984 से लगातार कभी ब्रेक नहीं हुआ उस मैगजीन का। अब जब कोविड का दौर है तो ऐसे में उसको ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन मैगजीन प्रतियोगिता निर्देशिका मिल रही है, और हजारों स्टूडेंट, जब बाजार में हार्ड कॉपी नहीं है तो उसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और बहुत सरलता से अपनी तैयारी करते हुए। तो सर, सेवानिवृत्ति के बाद आपका शेड्यूल कुछ और बदला या और ज़्यादा आप बच्चों को समय दे पाते हैं? सेवानिवृत्ति के बाद में ये बड़ा काम हुआ कि देश भर में कैरियर मार्गदर्शन जो शिविर होते हैं उनमें ज़्यादा जाने लगे। देश के ज़्यादा अखबार के लिए कॉलम लिख रहे हैं, देश के ज़्यादा अखबारों के लिए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो ये
एक ऐसा शेड्यूल है जो 12 से 14 घंटे चलता है रोज, क्योंकि इतने अखबार। और एक बात और, सभी के लिए अलग लिखना है, एक लेख किसी दूसरे अखबार में नहीं चलेगा, तो इन सब के लिए बहुत अधिक समय देना पड़ता है। करीब 12 घंटे इस सारे काम के अंदर लगते हैं, तो एक बहुत संतोष मिलता है कि एक अच्छे अभियान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो सर आप जितना लिखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको पढ़ना भी पड़ता होगा, तो कैसे इसके लिए आप इतना समय निकाल पाते? ये दोनों काम पढ़ने के हैं। कैरियर मार्गदर्शन बिना पढ़े आप नहीं दे सकते हैं, बिना रेफरेंस से। और अर्थशास्त्र के लेख, आर्थिक लेख के लिए तो और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा आंकड़ों का प्रयोग करना है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। मेरा दिन शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे से, तो 5 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक पढ़ना भी है, लिखना भी है, और दूसरी एक्टिविटीज़ में भाग भी लेना है। इस तरह से ये शेड्यूल पूरा होता है। जी, कैसे सर आप पारिवारिक, सामाजिक और जो आपका शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बैलेंस बनाकर चलते? बैलेंस तो ये है कि सारी जो प्रायोरिटी तय हो जाती है कि लेख लिखना है, हमको प्रोग्राम के अंदर जाना है, पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर रहना है, और घर पे भी समय देना है। इन सब के बीच में एक अच्छा तालमेल करने की कोशिश करते हैं, और वो तालमेल बहुत अच्छी तरह से पूरा भी हो जाता है। जी सर, आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन आपके परिवार में, और परिवार का कितना सहयोग है आपके इस कार्य को सफल बनाने में? बहुत अच्छा प्रश्न। परिवार का पूरा सहयोग है। मेरी पत्नी मीना भंडारी प्रतियोगिता निर्देशिका मैगजीन है, उसकी एडिटर हैं, और सारा काम लगभग वही देखती हैं। मेरे जो बेटे हैं सौरभ, वो IT इंजीनियर हैं, IT पार्क में उनका ऑफिस है। हमारी बहू शिल्पा है, वो भी सब मदद करती हैं, घर का भी काम देखती हैं। एक पोता है, एक पोती है, और जो मेरी बिटिया है वो भी MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंदौर में ही हैं। यश वोहरा उनके मिस्टर हैं। तो इस तरह से एक बहुत खुशहाल परिवार है। जी, और कैसे ये सब, इनको बच्चों को भी आप समय दे पाते हैं, क्योंकि आप दादा भी है, नाना भी है? बच्चों की पूरी कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ, वो भी पूरी तरह से सुनाना पड़ती हैं, और वो उत्सुकता से सुनते भी हैं। रोज़ राह देखते हैं कि जब समय मिले, खास तौर से सोने के पहले वो हैं, और उन कहानियों के माध्यम से भी उनमें संस्कार आगे बढ़ते हैं। जी सर, आप जब कुछ नहीं लिख रहे होते, कुछ नहीं पढ़ रहे होते, तो इसके अलावा भी आपके कोई बहुत व्यक्तिगत शौक होंगे कि जो आपको करना पसंद होगा? व्यक्तिगत शौक के अंदर अच्छा सोचना ये एक सबसे बड़ा है, और हम क्या कर सकते हैं ये भी एक व्यक्तिगत शौक है पूरा, और उसमें भी कहीं ना कहीं समय पूरी तरह से जाता भी है। जी सर, अभी लॉकडाउन पीरियड के दौरान सभी लोग घर में साथ में रहे, तो कैसे बिताया आपने? लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, पारिवारिक खुशियाँ बढ़ी, सब साथ में रहें, ये बहुत बड़ी बात होती। इतना समय कभी साथ रहने का नहीं मिलता था, तो ये लॉकडाउन ने खुशियों को बढ़ाने का काम किया है। और ये लॉकडाउन था, मगर मेरे लिए तो लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन में भी सब दूर लेके जाते थे, कहीं रुके नहीं, किसी अखबार में, किसी पत्रिका में नहीं रुके। तो दोनों फ़ायदा हुआ लॉकडाउन का, पारिवारिक स्नेह, पारिवारिक खुशहाली भी बढ़ी, और जो रूटीन था वो रूटीन चलता रहा। जी सर, आगे की आपकी कोई विशेष प्लानिंग्स अर्थशास्त्र या करियर मार्गदर्शन को लेकर? आप क्या चाहते हैं, क्या आपके सपने हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये भी होना चाहिए? मेरा सपना यही है कि अभी हम जहाँ तक इस काम को आगे बढ़ा पाए हैं, है ना, खास तौर से मध्य प्रदेश के तो कोने कोने में है, और देश के कोने कोने में ये कैरियर मार्गदर्शन अभियान और बढ़े, और स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन मिले, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। युवाओं को सर कोई विशेष संदेश जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं कि उन्हें अपना करियर चुनना है? वास्तव में ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 के पहले की दुनिया और कोविड-19 के बाद की कैरियर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। हमें तैयारी करना है डिजिटल इकोनॉमी की। दुनिया के नए दौर के हिसाब से हमको तैयार होना पड़ेगा, तैयार होकर हमको दौड़ना पड़ेगा, और ऐसा हम कर पाएँ तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि नए दौर में, कोविड-19 के बाद के दौर में भारत की नई पीढ़ी की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं को मुट्ठियों में लेने के लिए हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ना पड़ेगा, और निश्चित रूप से खुशहाली की ये संभावनाएं उनकी मुट्ठियों में जरूर आएगी। जी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सर का मार्गदर्शन युवाओं को बहुत काम आएगा और उनका ज़रूर स्वर्णिम भविष्य बनेगा। और जैसा सर ने बताया
कि ये डिजिटल युग है और डिजिटल युग के हिसाब से सभी को तैयार होना होगा। यहाँ हमने बात की डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी से और बहुत सारी बातें हमें पता चली कि कैसे कम समय में भी बहुत सारा काम किया जा सकता है और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचकर उनके बारे में भी विचार करके किसी और की जिंदगी भी बनाई जा सकती है। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करेंगे यहाँ दिल से जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक।